वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का जीएस यूनिवर्सिटी यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। मैं चंद्रशेखर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जीएस यूनिवर्सिटी सीआईएस कैंपस इंस्टीट्यूशन। हम अपना जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, विषय उसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। और हमने यह जाना कि पृथ्वी निरंतर दो गति करती रहती है। एक है घूर्णन, जिसके अंतर्गत पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और एक है परिक्रमा, जिसके अंतर्गत पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। हमने अपनी पहली गति घूर्णन करी और हमने घूर्णन के परिणामों में यह जाना कि घूर्णन गति पूर्व से पश्चिम से पूर्व की दिशा में होती है। घूर्णन गति 465 मीटर प्रति सेकंड की गति से होती है और घूर्णन के द्वारा पृथ्वी पर दिन और रात, पवनों का चलना, तापमान का समान वितरण, समुद्री धाराओं का चलना, चुंबकीय बल की उत्पत्ति एवं ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। इसके साथ ही हमने यह भी जाना कि घूर्णन बल के द्वारा ही पृथ्वी पर कोरियोलिस बल लगता है। और हमने इस टॉपिक को 3 सेक्शन में डिवाइड करा, 3 भागों में विभाजित करा। पहले भाग में हमने घूर्णन बल देखा, दूसरे भाग में हमने कोरियोलिस बल और उसके प्रभाव, होने वाले प्रभाव पृथ्वी पर, उनका अध्ययन करा। और आज तीसरे भाग में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं परिक्रमा का। परिक्रमा अर्थात पृथ्वी की वह गति जिसके अंतर्गत पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक दूसरा, इस परिक्रमा से पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो आज हम परिक्रमा की मूल विधि और परिक्रमा के होने वाले प्रभावों का इस पर अध्ययन करेंगे। तो जीएस यूनिवर्सिटी के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके प्रिंटेड नोट्स लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आप लोगों को केवल लेक्चर समझने की आवश्यकता है। लिखित नोट्स जो हैं उसके लिए आप लिंक पर क्लिक करेंगे और फिर जो एक नया लिंक खुलेगा वहाँ से उसे कॉपी पेस्ट करके अपने पास स्टोर कर लीजिए। इस प्रकार से हम लोग नोट्स में प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल भी आप लोगों को करवा रहे हैं और ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से आपके पास यह भी चिंता का विषय नहीं है कि मैं इसको समझूं या इसको नोट करूं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जीएस यूनिवर्सिटी का यह अभियान है कि निःशुल्क शिक्षा जीएस के क्षेत्र में आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाए। इसके साथ ही मैं 2 एडिशन और देना चाहता हूं। जो प्राइमरी मोटोस चैनल का है वह आईएएस और डिफेंस लेवल की शिक्षा उपलब्ध करवाने का है। आईएएस में हम जानते हैं कि केवल जनरल स्टडीज़ को लेकर अध्ययन करवाया जाता है। इसके साथ ही जो अन्य 2 विषय आईएएस लेवल पर आते हैं उनके विषयों की तैयारी भी यहाँ पर मेरे माध्यम से करवाई जाएगी। एक है लोक प्रशासन और दूसरा है भूगोल। यह भी आप सबके नॉलेज में होगा कि सभी विषय इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में समान रूप से मैंने विभाजित करके उपलब्ध करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बाइलिंगुअल लेक्चर चलेगा और ना हिंदी वाले को पता लग रहा है कि एग्जैक्टली किस भाषा को मुझे लेना चाहिए और ना ही इंग्लिश वाले को पता लग रहा है। और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई यह शब्द मैंने हिंदी में पढ़ा था, इसका इंग्लिश में वर्जन क्या है, इसलिए क्वेश्चन समझने में समस्या आ जाती है। और यही ठीक जो समस्या होती है द इंग्लिश स्टूडेंट ऑल्सो फेसिंग, क्योंकि उन्होंने लेक्चर जो है वो हिंदी में समझा है और आप क्वेश्चन को वो इंग्लिश में अटैम्प्ट कर रहे हैं। इसलिए बाइलिंगुअल लैंग्वेज का खेल मैंने यहाँ पर नहीं खेला है। सेपरेट या तो लेक्चर हिंदी माध्यम में ही होगा या पूर्ण रूप से पृथक रूप से वह इंग्लिश माध्यम में होगा। एक बात। दूसरी बात, आने वाले सोमवार से हम लोग अर्थशास्त्र इकोनॉमी के लेक्चर भी स्टार्ट कर रहे हैं और सोमवार को पहला जो लेक्चर आने वाला है उसके अंतर्गत आपके पास अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है यह मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण। तो परिक्रमण के अंतर्गत पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और एक डेमोन्स्ट्रेशन के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ कि यह सूर्य है जो बल्ब मैंने इसमें लगाया है। और घूर्णन तो पृथ्वी पहले से करती ही है और घूर्णन के साथ साथ ही पृथ्वी सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। तो वह गति जिसके अंतर्गत पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है हम उसको परिक्रमा कहते हैं। और परिक्रमा की जो दिशा होती है वह होती है पश्चिम से
पूर्व। परिक्रमा की दिशा पश्चिम से पूर्व। परिक्रमा की गति होती है, ध्यान से देखिएगा, 29.8 अर्थात 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इस गति के साथ पृथ्वी एक वर्ष में 92 करोड़ किलोमीटर का एक चक्कर लगाती है। अर्थात वह गति जिसके अंतर्गत पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उस परिक्रमा पथ की जो लंबाई है वह 92 करोड़ किलोमीटर है। इस 92 करोड़ दूरी को पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट 48 सेकंड में कंप्लीट करती है। और इसके साथ ही जो परिक्रमा की गति है उसके अंतर्गत 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी आगे बढ़ती है। अर्थात घूर्णन गति में 1 सेकंड में हम लोग 5 किलोमीटर पृथ्वी के साथ घूम के आगे बढ़ते हैं, और परिक्रमा गति में हम लोग 1 सेकंड में पृथ्वी के साथ 30 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। दिशा पश्चिम से पूर्व, घूर्णन की दिशा ही पश्चिम से पूर्व है, अर्थात दोनों ही गतियाँ पश्चिम से पूर्व की दिशा में होती हैं। अब हमने घूर्णन के अंदर जो परिणाम पढ़े थे, हमने उसमें पहला परिणाम पढ़ा था कि पृथ्वी पर दिन और रात घूर्णन का परिणाम है, ठीक है। लेकिन अब इससे आगे की बात आती है, और अब हम देखते हैं कि आज जो डेट है वह है 24 सितंबर, कल था 23 सितंबर। 23 सितंबर मैंने यहाँ भी लिख रखा है। 23 सितंबर और 21 मार्च ऐसे दिन होते हैं जब पृथ्वी पर दिन और रात की समय अवधि ठीक बराबर 12-12 घंटे की रहती है। अर्थात 21 मार्च के बाद से गर्मियाँ प्रारंभ होती हैं और हम देखते हैं कि दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। सवेरे 5 बजे तक सूर्यदेव का आगमन हो जाता है, जो कि रात के शाम के 7:30 या 7:45 बजे तक रहता है। जबकि अब हम सर्दियां हैं और अब बाहर देखिए, इस समय जो मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ वो 7 बजे का समय है शाम के, अंधेरा हो चुका है और सूर्यदेव आएंगे भी लगभग 6 बजे के आसपास और 6:15 तक उनका सूर्यास्त हो जाता है। यह आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम अब सर्दियों की ओर बढ़ेंगे, यहाँ से रातें और लंबी होती चली जाएंगी और दिन और छोटे होते चलेंगे। आपको देखेंगे 5:30 बजे से 5:45 बजे के लगभग अंधेरा हो चुका है, ठीक है। तो घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, और परिक्रमा के कारण उन्हीं दिन और रात में, दिन और रात की समय अवधि में अनुपातिक रूप से समय के साथ साथ 1 वर्ष के अंतराल पर परिवर्तन भी होता रहता है, ठीक। और दूसरा परिणाम परिक्रमा के द्वारा क्या होता है? दूसरा परिणाम यह होता है परिक्रमा के द्वारा कि हमें पृथ्वी पर 4 प्रमुख सीजन ऋतुएं मिलती हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। अब ये ऋतुएं कैसे कैसे होती है और दिन और रात की समय अवधि में कैसे कैसे परिवर्तन आता है, हम पहले इसके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे और उसके बाद मैं आपको बोर्ड पर उस लेक्चर की व्याख्या दूंगा। देखिए, अभी घूर्णन गति पृथ्वी को हम नहीं करवा रहे हैं और आपको केवल यह देखना है कि यह पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और यह वाला दक्षिणी ध्रुव है और यह हमारा सूर्य है। तो पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करेगी तो किस किस कोण पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की दूरी सूर्य की तुलना में घटेगी या बढ़ेगी, कौन से बिंदु पर समान रहेगी और कौन से बिंदु पर वह अधिकतम होगी, दोनों ध्रुवों के संदर्भ में। तो अब डेट आ गई 21 मार्च। यहाँ पे मैंने 4 डेट दे रखी हैं: 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। और मैं आपको लेके चल रहा हूँ 21 मार्च की स्थिति में और पृथ्वी यहाँ पर है। अब आपको यह बताना है, अपने मन में विचार करना है लेक्चर देखते समय, कि उत्तरी ध्रुव की दूरी अधिक है सूर्य से या दक्षिणी ध्रुव की दूरी अधिक है या दोनों की समान है। तो 21 मार्च की जो स्थिति है उसके अंतर्गत पृथ्वी के दोनों ध्रुव की सूर्य से समान दूरी है, ठीक है। अब हमने हमेशा यह देखा होगा कि हम जब भी पृथ्वी का मिनिएचर मॉडल ग्लोब के रूप में देखते हैं तो वह झुका हुआ दिखाई देता है। हम मान रहे हैं कि पृथ्वी झुकी हुई नहीं है और हम फिर से 21 मार्च की स्थिति में आ रहे हैं। तो अभी दोनों ध्रुव जो हैं वो समान दूरी मेंटेन कर रहे हैं, बिल्कुल समान दूरी पर स्थित हैं। अब हम 21 जून की स्थिति में आते हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में परिक्रमा करती है। यह आ गई 21 जून की स्थिति। अब मुझे बताइए क्या स्थिति में परिवर्तन हुआ है और कौन सा ध्रुव
सूर्य से अधिक दूरी पर आ गया है और कौन सा ध्रुव सूर्य से न्यूनतम दूरी पर आ गया है। तो हम पाएंगे कि जो दूरी यहाँ पर मेंटेन हो रही थी, ठीक वही दूरी दोनों ध्रुव यहाँ पर भी बनाए हुए हैं। अर्थात परिक्रमा के अंतर्गत जो हमें दो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, पहला दिन और रात की समय अवधि में परस्पर अनुपातिक रूप से समय अंतराल पर वृद्धि अथवा घटाव, और दूसरा ऋतुओं का मिलना, उसमें एक मुख्य कारण या प्रमुख मुख्य कारण परिक्रमा के साथ पृथ्वी का झुकाव भी है। और पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 पश्चिम की ओर झुकी हुई है। अब ध्यान दीजिए, तो 21 मार्च की स्थिति है, दोनों ध्रुव समान दूरी पर है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी ग्रीष्म ऋतु की ओर आगे बढ़ती है, 21 जून की ओर आगे बढ़ती है, आप देखेंगे कि पृथ्वी के झुकाव के कारण, अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो ऐसी होती, लेकिन पृथ्वी के झुकाव के कारण जो उत्तरी ध्रुव है वह सूर्य के लिए स्वतः निकट आ गया है। और स्वतः निकट आ गया है जो उत्तरी गोलार्ध है। हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी पर 4 काल्पनिक गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध जो है वो ऊर्ध्वाधर गोलार्ध के उदाहरण हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्षैतिज गोलार्ध के उदाहरण हैं। और आज हम केवल उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की चर्चा इस विषय के अंतर्गत करेंगे। तो पृथ्वी के झुकाव के कारण, नहीं होता झुकाव तो ऐसे होती, झुकाव के कारण उत्तरी ध्रुव सूर्य के ऑटोमेटिकली स्वतः रूप से निकट आ गया, जबकि दक्षिणी ध्रुव स्वतः ही दूर चला गया। पुनः देखिए, समान दूरी पर थे, अब जैसे जैसे पृथ्वी झुकी उत्तरी ध्रुव निकट आ गया और दक्षिणी ध्रुव सूर्य से दूर चला गया। इसके साथ ही जो उत्तरी गोलार्ध था उस पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें एक कोण के साथ मुड़कर पड़ेंगी। अब फिर आइए आगे की ओर, 23 सितंबर की स्थिति। तो 23 सितंबर की स्थिति में पुनः दोनों ध्रुव सूर्य से समान दूरी पर आ गए हैं। अच्छा, ये वाली स्थिति और ये वाली स्थिति बिल्कुल समान है, समान दूरी पर आ गए। और अब ठीक झुकाव को ध्यान से देखिए, और पृथ्वी चल दी आगे की ओर, स्थिति आ गई 22 दिसंबर की, और स्वतः ही जो दक्षिणी ध्रुव था वह सूर्य के निकट आ गया है, और दक्षिणी गोलार्ध भी सूर्य से बिल्कुल सीधी किरणें ले रहा है, जबकि उत्तरी गोलार्ध पर किरणें कोण के साथ मुड़कर जा रही है, जिन्हें हम स्लैंटिंग या तिरछी किरणें कहते हैं। देखिए, इधर झुकाव के कारण उत्तरी ध्रुव सूर्य से कम दूरी पर है, दक्षिणी ध्रुव अधिक दूरी पर है, जबकि इधर झुकाव के कारण दक्षिणी ध्रुव न्यूनतम दूरी पर आ गया और दक्षिणी गोलार्ध पर सीधी किरणें पड़ी, जबकि उत्तरी ध्रुव अधिकतम दूरी पर चला गया और उत्तरी गोलार्ध पर किरणें तिरछी स्लैंटिंग एक कोण के साथ पड़ रही हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि यह सूर्य की किरणें हैं, और ये 21 जून की स्थिति है, और 21 जून की स्थिति में उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। अब देखिए, ये वाली दूरी अधिक है या ये वाली दूरी अधिक है? स्वाभाविक रूप से ये वाली दूरी इसकी तुलना में कम है, ये वाली दूरी कम है, ये वाली दूरी अधिक है। तो दूरी के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ d माइनस, तो यहाँ पे स्वतः हो जाएगा d प्लस। अब आगे की ओर चलिए, 22 दिसंबर की स्थिति में ये उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और ये दक्षिणी ध्रुव, बिल्कुल विपरीत स्थिति। यहाँ पर d प्लस है इसकी तुलना में, और यहाँ पर d माइनस है। ठीक, अब आगे समझिए इसी को ध्यान में रखकर। तो सूर्य एक आग का गोला है और मैं किसी आग के गोले के पास जा रहा हूँ, तो क्या होगा? मुझे उसका ताप और उसकी किरणें अधिक लगेंगी। हम किसी आग के पास जाते हैं, आग का कोई केंद्र है, कोई बिंदु है, हम जब उसके निकट जाएंगे, सर्दियों में हाथ सेकने के लिए हम आग के पास जाते हैं और गर्मियों में हम आग से दूर हट जाते हैं। तो क्योंकि हम आग के पास जा रहे हैं इसलिए उसका ताप मिलता है,
और किरणें मिलती हैं। तो जब उत्तरी ध्रुव और उत्तरी गोलार्ध सीधे सूर्य के किरणों के संपर्क में होगा, एक तो सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं और दूरी भी घट गई है, तो ताप और प्रकाश दोनों अधिक होंगे, ताप और प्रकाश दोनों अधिक होंगे। इसके ठीक विपरीत आप देखेंगे कि दक्षिणी ध्रुव दूर चला गया है और सूर्य की किरणें भी तिरछी पड़ रही हैं, इसलिए ताप और प्रकाश दोनों कम होंगे। तो 21 जून की स्थिति में सूर्य पर होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है ग्रीष्म अयनांत। अब पहले समझ लीजिए अयनांत क्या होता है, उससे पहले समझिए विषुव क्या होता है। बसंत, विषुव। अच्छा, विषुव क्या होता है? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। 21 मार्च को विषुव लगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया बसंत विषुव। विषुव में क्या होता है? दिन और रात की समय स्थिति बिल्कुल बराबर होती है, 12-12 घंटे। राइट, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो जब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात बिल्कुल समय स्थिति बराबर होती है तो हम उसको बोलते हैं विषुव। और यह विषुव मार्च में आता है, मार्च में बसंत की ऋतु आती है, इसलिए इसको बोला गया बसंत विषुव। इसके ठीक विपरीत 23 सितंबर को आता है शरद विषुव। मैंने इंग्लिश में इसके नाम नोट्स में दे रखे हैं और लिख दे रहा हूं मैं। ऑटम्न इक्विनॉक्स, विषुव को बोलते हैं इक्विनॉक्स, और इसको बोलेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स। कई बार क्या होता है, इंग्लिश के शब्द भी यूज़ करवा देते हैं हिंदी वालों के साथ, तो आपको समझने में कोई समस्या नहीं हो, इसलिए मैंने इंग्लिश के शब्द भी यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर दिए। तो विषुव हम समझ गए कि दिन और रात की समय अवधि बराबर 12-12 घंटे। लेकिन अयनांत एक ऐसी स्थिति है जब दिन और रात की समय अवधि में आपस में ही 12 घंटे का अंतर रहता है। कैसे? अयनांत में एक स्थान पर दिन 18 घंटे का है और उसी स्थान पर रात हो गई 6 घंटे की, क्योंकि दोनों मिला के तो 24 घंटे ही बनाने हैं ना। 24 घंटे में विभाजन हुआ तो जब 18 घंटे का दिन हो गया तो 6 घंटे की रात हो गई। अब 18 में से यदि आप 6 माइनस करेंगे तो कुल मिला के 12 घंटे का अंतर आ जाएगा, जबकि यहाँ पे दिन और रात की समय अवधि में कोई अंतर नहीं है। तो अयनांत, तो जब अधिकतम अंतर होता है दिन और रात की समय अवधि में तो उसे बोलते हैं अयनांत। अब अयनांत भी दो प्रकार के हो गए, एक हो गया ग्रीष्म और एक हो गया शीत अयनांत। ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत। तो ग्रीष्म अयनांत में क्या होगा? ग्रीष्म यानी कि गर्मी से सीधी बात है कि दिन बड़ा होगा। तो ग्रीष्म अयनांत में दिन 18 घंटे का होता है, इस 18 घंटे के परिणाम स्वरूप रात 6 घंटे की रह जाती है। जबकि शीत अयनांत में दिन 6 घंटे का रह जाता है, शीत है, ठंडा है, रात ठंडी होती है, इसलिए रात हो जाती है 18 घंटे की। ठीक है, तो ग्रीष्म अयनांत वह स्थिति है दिन और रात की समय अवधि में सर्वाधिक अंतर होता है 12 घंटे का, और 12 घंटे के परिणाम के स्वरूप अयनांत 2 वर्गों में विभाजित होता है। एक ग्रीष्म अयनांत 18 घंटे का दिन 6 घंटे की रात, और शीत अयनांत 6 घंटे का दिन 18 घंटे की रात। अब क्या होता है, 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के निकट है, सूर्य से सीधी किरणें ले रहा है, अर्थात सूर्य के उत्तरी गोलार्ध के पास प्रकाश और ताप दोनों अधिक हैं, तो 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा ग्रीष्म अयनांत, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में होगा शीत अयनांत। ठीक विपरीत चलेगा, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत और दक्षिणी गोलार्ध में शीत अयनांत। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की किरणों के प्रत्यक्ष, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही है, इसलिए दिन बड़ा हो गया, और सूर्य के निकट आ गया इसलिए गर्मी अधिक हो गई। तो ग्रीष्म गर्मी, अयनांत दिन की समय अवधि बड़ी हो गई। इसके ठीक विपरीत सूर्य दक्षिण गोलार्ध इसकी विपरीत स्थिति में, इसलिए वहाँ पे शीत अयनांत। और 22 दिसंबर को
उत्तरी गोलार्ध में होगा शीत अयनान और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में होगा ग्रीष्म अयनांत। ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को ग्रीष्म अयनांत, दक्षिणी गोलार्ध में शीत अयनांत। इसके ठीक विपरीत 22 दिसंबर को हमारे यहाँ ठंड होती है, हम रजाई में सो रहे होते हैं, शीत अयनांत, और दक्षिणी गोलार्ध में हमको मिलेगा ग्रीष्म अयनांत। इसलिए कहा भी जाता है कि जब भारत में गर्मी होगी तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में। और इसके ठीक विपरीत जब भारत में सर्दी होगी तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगी। जब भारत में गर्मी तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी, और जब भारत में या उत्तरी गोलार्ध में सर्दी तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी, क्योंकि भारत एक उत्तरी गोलार्ध का देश है, पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध का देश है। और इसको और थोड़ी व्याख्या दे दे तो हम बोलेंगे कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। जो क्षैतिज गोलार्ध है हमारे, दो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, उसमें भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जो हमारे ऊर्ध्वाधर गोलार्ध है, दो काल्पनिक, उसके अनुसार भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की स्थिति कहीं यह आती है, ये प्रधान मध्याह्न रेखा के आसपास से डिवाइड हो जाता है। तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध की है। गोलार्धों को समझने के लिए मैंने एक पिछले लेक्चर दे रखा है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। अब जब ये स्थिति हो जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप हमें 4 ऋतुएं मिलती हैं। उन ऋतुओं के मैंने समय और नाम दे रखे हैं। तो 1 मार्च से 15 जून तक हमें मिलती है ग्रीष्म ऋतु। 15 जून से 15 सितंबर तक हमें मिलती है वर्षा ऋतु। 15 सितंबर से 30 नवंबर तक हमको मिलती है शरद ऋतु, और 30 नवंबर से 28 फरवरी तक हमको मिलती है शीत ऋतु। तो परिक्रमा के परिणाम पे पृथ्वी पर ऋतुएं आती हैं, और परिक्रमा के परिणाम के स्वरूप ही पृथ्वी पर दिन और रात की समय अवधि में परिवर्तन होता है, एवं 6 महीने दिन बड़ा और रात छोटी रहती हैं, जबकि इसके ठीक विपरीत अनुपात में 6 महीने रात बड़ी और दिन छोटी हो जाती हैं। रातें कब से बड़ी होनी स्टार्ट होती हैं? तो रात बड़ी होनी स्टार्ट होती है 23 सितंबर से, और ये रहती है आपकी 21 मार्च तक। और 21 मार्च से 23 सितंबर तक दिन बड़ा रहता है। यह दोनों ऐसे मिड पॉइंट हैं, मध्य बिंदु, कि जब ना रात बड़ी होती है ना ही दिन बड़ा होता है, और दोनों समान रूप से 12-12 घंटे के रहते हैं। तो जब दिन और रात की समय अवधि समान होती है तो उसे बोलते हैं विषुव, और जब दिन और रात की समय अवधि में सर्वाधिक अंतर होते हुए कोई एक बड़ा और कोई एक बहुत छोटा हो जाता है तो उसको बोलते हैं अयनांत। अयनांत 2 प्रकार के, ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत। ग्रीष्म अयनांत में दिन बड़ा होगा, रात छोटी, और शीत अयनांत में रात बड़ी होगी और दिन छोटा। और इस प्रकार से अपना यह टॉपिक आज कंप्लीट होता है, पृथ्वी की गति है, जिसको हमने 3 भागों में विभाजित करा है। तीनों के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखे हैं। आप अलग अलग समय पर एक साथ मतलब क्रम से तीनों को देखिएगा और समझिएगा, तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है इसमें कोई प्रश्न की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी यदि कोई प्रश्न बचता है तो यूट्यूब चैनल का जो बैनर है उसमें व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, आप मुझे पर्सनली लिख करके इस वीडियो से मेरा ये प्रश्न है आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे ही आंसर दूंगा, फ़ोन रिसीव नहीं होगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। आप सबको मेरी ओर से शुभ रात्रि। वंदे मातरम।